नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा बुजुर्गों को वो अधिकार वापस दे दिए हैं जो अधिकार वो अपनी उम्र के बढ़ते उम्र के साथ ही अपने पुत्रों को सौंप देते हैं। और जब उनके पुत्र उनकी देखभाल नहीं करते हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, वो बेचारों की तरह भटकते हैं, तो योगी सरकार के द्वारा हाल ही में बुजुर्गों को यह अधिकार दे दिया है कि वो अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। यानी अब उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं जो बेसहारा हैं, उनके पुत्रों के अत्याचार के कारण और उनके पुत्र उन्हें पूरी तरीके से अपने साथ नहीं रख रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो अब ऐसे बुजुर्ग अपने पुत्रों को सरकार की सहायता से, योगी आदित्यनाथ की सहायता से यहाँ पर अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। हाल ही में इसको लेकर एक खबर भी चर्चा में है कि बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार करने वाली संतान होगी संपत्ति से बेदखल, योगी सरकार का बड़ा फैसला। यानी जो माता पिता अपने संतान के अत्याचार से पूरी तरीके से त्रस्त हैं और उनसे उनकी संपत्ति भी छीन ली गई है और उसके बावजूद उनका पालन पोषण उनके पुत्र है वो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ की सरकार का यह फैसला है कि उन पुत्रों से पूरी तरीके से उनकी संपत्ति को वापस लेकर के उन बुजुर्गों को दे दिया जाएगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये खबरों में क्यों है। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यानी हाल ही में इस नियमावली में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव आया था जिसे हाल ही में योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इसे यहाँ पर स्वीकृति दी है। और इस निर्णय के तहत अब देखभाल न करने वाले या अत्याचार और दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों, रिश्तेदारों को वृद्ध माता पिता अपनी संपत्ति से आसानी से बेदखल कर सकेंगे। यानी ये जो निर्णय आया है उस निर्णय के बाद अब जो वृद्ध माता पिता हैं वो अपनी संपत्ति से, अगर उनके साथ उनके पुत्र या रिश्तेदार अत्याचार या दुर्व्यवहार करते हैं, तो अपनी संपत्ति से वो उन्हें बेदखल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सरकार ने उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के नियम 22 में 3 नए उपनियम जोड़ करके इसे कानूनी रूप से सख्त बना दिया है। यानी ये जो नियमावली है उसका नाम है उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014। अब इस नियमावली के तहत वरिष्ठ नागरिकों का पूरी तरीके से पालन पोषण, भरण पोषण यहाँ पर जो सरकार है वो सुनिश्चित करती है। अब इसमें जो नियम 22 है उस नियम में हाल ही में संशोधन किया गया है, जो संशोधन के कारण ये नियमावली पूरी तरीके से और ज़्यादा स्ट्रिक्टली लागू होगी। अब उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार का माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 लागू है, जिसमें सुधार कर बुजुर्गों को त्वरित न्याय दिलाने की पहल की गई है। यानी इस अधिनियम में यहाँ पर संशोधन किया जा रहा है और उस संशोधन के जरिए बुजुर्गों को न्याय दिलाया जाएगा ताकि वो अपना भरण पोषण कर सकें। नए संशोधनों के माध्यम से बुजुर्गों की शिकायतों के निपटारे, बेदखली की प्रक्रिया को स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा। यानी ये जो नए संशोधन किए जा रहे हैं उन नए संशोधनों से यहाँ पर बुजुर्गों को और अधिक फास्ट तरीके से उन्हें न्याय मिल सकेगा। यानी जब भी वो अपनी कंप्लेंट करेंगे तो उनकी कंप्लेंट को त्वरित रूप से उनका निपटारा किया जाएगा, उन्हें पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर संशोधन किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 क्या है, इसकी बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा 2007 में पास किए गए कानून को उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 से लागू किया गया है। यानी केंद्र सरकार ने जिस कानून को 2007 में पास किया था वो कानून उत्तर प्रदेश में साल 2012 से यानी करीब 5 साल बाद लागू किया गया है। अब इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2014 में इसकी विस्तृत नियमावली यहाँ पर जारी की गई और इस नियमावली में वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों या आश्रितों से भरण पोषण, भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देती है। यानी यहाँ पर इस अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नियमावली बनाई गई थी उस नियमावली में यह स्पष्ट किया गया है कि जो भी वृद्ध किसी पर आश्रित होंगे, तो जिन पर भी आश्रित होंगे वो उनके भरण पोषण का ध्यान रखेंगे, उन्हें भोजन देंगे, वस्त्र देंगे, आवास देंगे, इसके साथ ही साथ उनकी नियमित चिकित्सा देखभाल भी करेंगे। और ये इस नियमावली के तहत उनका एक
कानूनी राइट बन चुका है। अब यहाँ पर नियमावली के तहत जिला स्तर पर भरण पोषण अधिकरण का गठन किया गया है, जो बुजुर्गों की समस्या और शिकायतों की सुनवाई करता है। अब यहाँ पर इस नियमावली में एक अधिकरण भी बनाया गया है, जिसे भरण पोषण अधिकरण कहते हैं। अब यहाँ पर जब भी कोई शिकायत इस अधिकरण के अंदर जाती है, तो उस अधिकरण पर बुजुर्गों की शिकायत की सुनवाई होती है और उसके बाद वो अधिकरण डायरेक्ट एक्शन लेता है। अब यहाँ पर साल 2014 की नियमावली में बेदखली की प्रक्रिया पूरी तरह स्पष्ट ना होने के कारण केंद्रीय अधिनियम के जो मूल उद्देश्य हैं उनको पूरी तरीके से पूरा करने यहाँ पर कठिनाई आ रही थी, जिसे अब दूर करने के लिए यहाँ पर संशोधन किया जा रहा है। यानी यहाँ पर बेदखल करना है या नहीं करना है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं था साल 2014 की नियमावली में। अब इस नियमावली में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा जो संशोधन सुझाए गए थे, उन संशोधनों को यहाँ पर स्वीकृति दे दी है। तो अब इन संशोधनों के तहत पूरी तरीके से बुजुर्गों को ये राइट है कि वो अपनी संपत्ति से उसकी इस प्रकार की संतान को वो बेदखल कर सकता है। अब यहाँ पर नियमावली 22 में संशोधन जो किया गया है, नियमावली जो नियम 22 है इस 2014 की नियमावली का, तो उस नियम का क्या मतलब है, उसमें क्या है समझते हैं। तो नियमावली के नियम 22 में संशोधन करते हुए इसमें 3 नए उपनियम, जैसे कि नियम 22 का, नियम 22 खा और नियम 22 गा जोड़े गए हैं। पीड़ित वरिष्ठ नागरिक उन बच्चों या आश्रित रिश्तेदारों को उनकी जो अपनी संपत्ति है, विशेष रूप से उनके द्वारा जो स्वयं अर्जित की गई वो संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे और उनका भरण पोषण करते जो उनका भरण पोषण नहीं करते या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 22 का, 22 खा और 22 गा जो इस नियम में जोड़े गए हैं, उन नियमों से यहाँ पर जो भी पीड़ित वरिष्ठ नागरिक है, वो अपने बच्चों को या रिश्तेदारों को पूरी तरीके से अपनी खुद की अर्जित की गई, अपनी खुद की मेहनत से अर्जित की गई संपत्ति से वो उन्हें यहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर या भरण पोषण नहीं करने पर उन्हें पूरी तरीके से वो बेदखल कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि वरिष्ठ नागरिक शारीरिक या आर्थिक या अन्य असमर्थता के कारण आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी वो शारीरिक रूप से चलने फिरने में असमर्थ हैं या उन्हें अदर कोई दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत के कारण वो यहाँ पर खुद आवेदन नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर कोई मान्यता प्राप्त संस्था भी उनकी ओर से अधिकरण में आवेदन कर सकती है। अब अधिकरण के फैसले के खिलाफ वरिष्ठ नागरिक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जो अपीलीय अधिकरण है उसमें अपील दर्ज करा सकते हैं। यानी कि जो अधिकरण है, उस अधिकरण का फैसला आता है, उस अधिकरण के फैसले के खिलाफ जाकर के अगर वरिष्ठ नागरिक उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ पर सीधा जिलाधिकारी के पास जाकर के उनकी अध्यक्षता में गठित जो अपीलीय प्राधिकरण है उसमें जाकर के अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। अब जिला स्तर पर जो जिला स्तरीय भरण पोषण अधिकरण है, उसको ऐसे सभी जो मामलों में की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी होगी। यानी जैसे भी अधिकरण के द्वारा जो भरण पोषण अधिकरण है उसके द्वारा इस प्रकार के मामलों में जो भी कार्रवाई की गई है, मानसिक रूप से उन्हें पूरी तरीके से महीने वाइज इस प्रकार की रिपोर्ट की जो सरकार है, राज्य सरकार खासतौर पर उसे भेजनी होगी कि आखिरकार उसके द्वारा कितने जो वृद्ध हैं, जो पूरी तरीके से असहाय हो चुके हैं, उनकी सहायता की गई है। अब यहाँ पर इसमें एक चीज़ और चर्चा में आई थी कि राज्य सप्तम विधि आयोग। तो राज्य सप्तम विधि आयोग क्या है उसकी बात करें तो राज्य विधि आयोग की एक सरकारी निकाय है जो राज्य के कानूनों की समीक्षा करता है। अब उनमें सहायक सुधारों की सिफारिश करता है। अब उत्तर प्रदेश के सप्तम यानी 7वें राज्य विधि आयोग ने 4 सितंबर 2020 को वर्ष 2014 की नियमावली में सुधार के लिए 3 महत्वपूर्ण संशोधनों की सिफारिश की थी। अब विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि साल 2014 में बनी नियमावली केंद्रीय अधिनियम 2007 के जो मूल उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है। अब विधि आयोग ने ही यहाँ पर बुजुर्गों के उत्पीड़न को रोकने के लिए नियम 22 में नियम 22 का, नियम 22 खा और नियम 22 गा यहाँ पर बढ़ाने का ठोस सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही विधि जो आयोग है उसके द्वारा 2020 में दी गई इन्हीं सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद अब योगी जो कैबिनेट है उसने इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर राज्य सप्तम विधि आयोग है वो यहाँ पर 7वें नंबर का विधि आयोग है। अब इसके द्वारा यहाँ पर पूरी तरीके से इसके लिए ऐसा जो नियमावली बनाई गई थी योगी सरकार यहाँ पर
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उस नियमावली में संशोधन के लिए कहा गया है। और जो अधिनियम है केंद्र सरकार का, उस अधिनियम को यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है, अधिनियम बुजुर्गों के उत्पीड़न को नहीं रोक पा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो संशोधन है 22 का ये जो नियम जोड़े जा रहे हैं, तो वो संशोधन यहाँ पर 7वां जो विधि आयोग है, उस विधि आयोग के द्वारा ही यहाँ पर सुझाए गए थे। अब इन सभी सिफारिशों का अध्ययन जब योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के द्वारा किया गया है, तो उस अध्ययन के बाद यहाँ पर इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई है। अब 30 दिनों की यहाँ पर 30 दिनों के अंदर होगी सुनवाई, यानी पूरी तरीके से फास्ट तरीके से बुजुर्गों की सुनवाई के लिए यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। तो वरिष्ठ नागरिकों को अदालत या दफ्तरों पर चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए शिकायतों की सुनवाई के लिए 30 दिनों की सख्त समय सीमा तय की गई है। अब जिला स्तरीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, ताकि बुजुर्गों को न्याय के लिए लंबा जो इंतजार न करना पड़े। यदि अधिकरण संपत्ति से बेदखल करने का आदेश जारी करता है, तो दोषी व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर उसकी जो संपत्ति है उसे खाली करनी पड़ेगी। और आदेश जारी होने के 30 दिनों की अवधि खत्म होते ही बुजुर्ग को, जो भी बुजुर्ग हैं, उनको उनकी संपत्ति पर पुनः अधिकार दिलाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब मामलों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट हर 7 तारीख तक अपनी मासिक रिपोर्ट प्रशासन को प्रस्तुत करेंगे। यानी ऐसी स्थिति में जहां पर प्राधिकरण के द्वारा आदेश जारी कर दिया है कि उसका रिश्तेदार है या पुत्र है या कोई भी है जिसके द्वारा उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और उसके साथ अन्याय कर रहा है, उसे उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है, उसे आवास नहीं दे रहा है, तो ऐसे आदमी को उसकी संपत्ति से बेदखल किया जाए। अब जब उसे बेदखल का आदेश आएगा ना, तो बेदखली के आदेश को पूरी तरीके से जो जिला मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर सुनवाई करते हुए जो पुनः जो कानूनी प्रक्रिया है उसे अधिकार दिलाने की, वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर जितने भी बेदखली के आदेश किए जाएंगे, जितने लोगों को बेदखल किया जाएगा, कितनों को किया गया है, कितनों को नहीं किया गया है, तो इसकी जो रिपोर्ट है वो हर महीने की 7 तारीख को प्रशासन को भेजी जाएगी। अब यहाँ पर पुलिस दिलाएगी बुजुर्गों को कब्जा। यदि बेदखल किया गया व्यक्ति 30 दिनों के भीतर स्वतः कब्जा नहीं छोड़ता है, तो संबंधित पुलिस बल बेदखली के आदेश का पालन कराने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगी। यानी अगर 30 दिनों के अंदर बेदखली का आदेश हो चुका है और 30 दिनों के बाद भी वो अपनी उस जगह को नहीं छोड़ता है, तो पुलिस जो है पूरी तरीके से जाएगी और उसे संपत्ति से, जो बुजुर्ग की संपत्ति है, उसे बेदखल करेगी और बुजुर्ग को जाकर के पुनः अधिकार दिलाएगी। अधिकरण पुलिस प्रशासन की सीधी मदद लेकर के संबंधित संपत्ति को दोषी बच्चों या आश्रितों को हटाएगा, यानी जिनको जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे उन्हें हटाएगा और जो भी वृद्ध है उसे उसका अधिकार वापस दिलाया जाएगा। अब पुलिस की सहायता से खाली कराई गई संपत्ति का पूर्ण भौतिक कब्जा यहाँ पर पीड़ित वरिष्ठ नागरिक को सौंप दिया जाएगा। अब पुलिस की सीधी भागीदारी से उन बेघरों और प्रताड़ित बुजुर्गों को सुरक्षा मिलेगी जिन्हें उनके ही घरों से जो है निकाल दिया गया है। यानी जब पुलिस यहाँ पर डायरेक्ट इंटरफेयर करेगी, तो उन जो बुजुर्ग हैं, बेघर हैं, उन्हें यहाँ पर डायरेक्ट सहायता मिलेगी जिन्हें उनके घर से ही निकाल दिया गया था। अब बेदखली की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर दी गई है। यानी बेदखल किया जाएगा, कितने टाइम के अंदर किया जाएगा और कितने टाइम के अंदर जो बुजुर्ग है उसे उसके घर को वापस दिया जाएगा। तो ये जो पूरी जिम्मेदारी है वो स्थानीय पुलिस प्रशासन की है। ये स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो इस जिम्मेदारी को वहन करेगा। अब यहाँ पर सरकार जल्दी जारी करेगी टोल फ्री नंबर। तो यहाँ पर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बेदखली की प्रक्रिया को बेहद स्पष्ट, आसान और समयबद्ध बनाया गया है ताकि बुजुर्गों को भटकना ना पड़े। सरकार जल्दी एक समर्पित टोल फ्री नंबर जारी करने जा रही है और जो वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक अशक्तता और बीमारी के कारण स्वयं थाने और अधिकरण के दफ्तर जाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए हेल्पलाइन मददगार होगी। टोल फ्री नंबर पर कॉल करते ही पीड़ित बुजुर्गों को आवश्यक सहायता, कानूनी मार्गदर्शन उनके घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा और इस नई व्यवस्था और टोल फ्री सेवा का प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि राज्य का हर जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकारों का लाभ उठा सके। तो यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो जल्दी एक टोल फ्री नंबर भी जारी करेगी, जिस टोल फ्री नंबर के तहत बुजुर्ग जो है प्रशासन के चक्कर ना काटे, ज़्यादा भटके नहीं। जहाँ पर वो चलने फिरने में असमर्थ हैं उसके बावजूद वो चक्कर काटने पर मजबूर होते हैं, तो ऐसे बुजुर्ग जो है भटके नहीं, चक्कर नहीं काटे, उनके घर पर हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी।
और उनके घर जा कर के हेल्प हेल्प जाएगी और पूरा कानूनी मार्गदर्शन और उसकी पूरी सहायता यहाँ पर की जाएगी। अब जो नए टोल फ्री नंबर हैं वो भी यहाँ पर उनका प्रचार किया जाएगा ताकि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें न्याय मिल सके और उनके जो भी जो रिश्तेदार हैं जिनके द्वारा उन्हें बेदखल किया गया था उन्हें उनके उनके ही कब्जे से हटा करके पूरी तरीके से जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें दोबारा से कब्जा दिलाया जाएगा। तो ये एक प्रकार से योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का एक फैसला है जो हाल ही में इनके द्वारा मंजूरी दे दी गई है और इसे मंजूरी मिल गई है तो अभी आगे चल के एक कानून के तौर पर नियमावली में संशोधन करेगा और संशोधन करने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को ये अधिकार मिल जाएगा। तो आप इसे करंट अफेयर और एग्जाम के ओरिएंटेशन से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें हर एक पॉइंट को कवर किया है। इसमें नियमावली के बारे में बताया है और 2007 का जो अधिनियम है उसके बारे में भी बताया है। तो इन सभी को आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिए। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।